नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है झूठ। रचनाकार है ममता कालिया जी और कहानी का झूठ हम कहानी सुनने के साथ ही जान पाएंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। चिन्मय बाबू ने एक बार चिट्ठी पढ़ी, फिर उसके साथ संलग्न रचना पढ़ गए। रचना मेज पर रखकर उन्होंने फिर चिट्ठी उठाई और दूसरी बार पढ़ गए। चिट्ठी क्या थी? चुनौती थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय महोदय, यदि आप अपने को एक जाबाज संपादक समझते हैं तो मेरी कहानी छाप कर दिखाइए। एक निर्भीक लेखिका होने के नाते मैं सिर्फ दिलेर संपादकों को अपनी रचना भेजने की पहल करती हूँ। यदि अगले 6 माह के अंदर यह रचना आपके यहाँ नहीं छपी तो मैं मान लूँगी कि बेबाक पत्रकारिता का जो नकाब आप ओढ़े हैं वह नकली है। चिन्मय बाबू को अपने ठंडे हाथों में कुछ सनसनाता सा लगा। शायद पत्र की पहली प्रतिक्रिया रक्तचाप पर हुई थी। यूं तो वे दिन भर रचनाएं पढ़ते थे, ज्यादातर आमंत्रित रचनाओं पर ही निर्णय लेते थे, पर कभी कभी कोई अनामंत्रित रचना भी ध्यान खींच लेती थी। इस कहानी पत्रिका को उन्होंने अपने जीवन के सुनहरे रुपहले सारे वर्ष दे दिए थे। पत्रिका के मालिक एक ठस दिमाग पूंजीपति थे जो हर साल पत्रिका को बंद करने की धमकी दिया करते थे। उनका कहना था कि चिन्मय बाबू बड़ी पालतू किस्म की कहानियां छापते हैं। अब जमाना धांसू चीजों का है। चिन्मय बाबू कभी उन्हें यह ठीक से नहीं समझा पाए कि धांसू लेखक धांसू रचना 5 साल में एक बार लिखते हैं और उनकी पत्रिका को हर महीने ठोस मैटर चाहिए। मालिक कहते, चिन्मय बाबू, अब यह भावुक कहानियों का जमाना नहीं है। लोग बाग मसालेदार खाना और मसालेदार मैटर पढ़ना चाहते हैं, समझे? चिन्मय बाबू मालिक के पके बालों की तरफ देखकर सिर हिलाकर यस सर कहते और बाहर आ जाते। उनकी गंभीरता को यह गवारा नहीं था कि वे लेखकों को खुल्लम खुल्ला कहें कि आप हमें मसाला मैटर दीजिए। हाँ, कोई अपने आप ऐसा मैटर भेज देता तो उसे वे फौरन शामिल कर लेते। चिन्मय बाबू ने रचना पढ़ी। रचना में निहायत बेबाक बयानी थी, कुछ कुछ आत्मकथा जैसी। यह एक ऐसे परिवार का ब्यौरा था जिसमें किसी के मन में किसी के लिए कोई इज्जत नहीं थी। सब अलग ठिकाना चाहते हैं पर सब साथ रहने के लिए अभिशप्त हैं। बीच बीच में आक्रोश में गालियां भी थीं और व्यवस्था के खिलाफ असंतोष की अभिव्यक्ति। चिन्मय बाबू ने चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया और ख्यालों में डूब गए। चश्मा उतारते ही चिन्मय बाबू दफ्तर से सैकड़ों किलोमीटर दूर चले जाते थे और चश्मा लगाते ही वापस दफ्तर लौट आते थे। चिन्मय बाबू को लगा यह कहानी उनके दिमाग पर असर कर रही है। क्या वे ऐसे नहीं थे अपने युवा काल में, एक ताकतवर क्रुद्ध सिंह की तरह? क्या उन्हें भी व्यवस्था पर ऐसा गुस्सा नहीं आता था? सामने रचनाओं का अंबार पड़ा था और ऐसे में एक अकेली कहानी पर इतनी देर लगाना उनके निकट अपराध से कम नहीं था। फिर भी वे कहानी एक बार और पढ़ गए। इस बार के पाठ के बाद उनके दिमाग में लेखिका की तस्वीर उभरी। उन्हें लगा यह जरूर कोई 20-22 साल की आधुनिक, संवेदनशील, विचारशील,
प्रबुद्ध लड़की है जो समाज से टक्कर लेने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर उन्हें लगा कि 20-22 साल की लड़की में इतना आक्रोश, असंतोष नहीं हो सकता। उन्हें महसूस हुआ, हो ना हो लेखिका की उम्र 25-26 की होगी, अभी विवाह नहीं हुआ होगा। चिन्मय बाबू अनायास ही उत्तेजित हो गए। उन्होंने आंखों पर चश्मा चढ़ाया और फौरन हाथ से लिखकर स्वीकृति पत्र लेखिका को भेजा। साथ ही उन्होंने रूटीन में उसे चित्र और जीवन परिचय भेजने का भी अनुरोध किया। 4:30 बजे तक चिन्मय बाबू का सारा काम हो गया। दफ्तर से छूटने में अभी आधा घंटा शेष था। चिन्मय बाबू ने एक बार फिर अपना चश्मा उतारा और ख्यालों की रेलगाड़ी में बैठ गए। उन्होंने अपने अब तक के जीवन पर दृष्टि डाली और अफसोस से सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, जीवन की यह परिणति तो उन्होंने कभी नहीं चाही थी। कैसे लड़ैत नौजवान थे, छात्र परिषद के अध्यक्ष थे, कवि थे, कहानीकार थे, 2-3 नाटकों में अभिनय भी किया था। बड़े बड़े सपने थे उनके, विश्व भ्रमण तक के। पर यहाँ तक आकर उनके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। उनके माता पिता ने कभी उनके सपनों का साथ नहीं दिया। उनके एमए करते ही नौकरी की हाय हाय शुरू कर दी। अपना अपना गठिया और दमा का रोना रोते रहे। उन्हें एक दिन भी चैन से जीने न दिया। हार झक मारकर उन्होंने एक प्रेस में प्रूफ रीडिंग शुरू कर दी। इसके फौरन बाद माँ उनका रिश्ता बनारस की एक गली के पुराने मोहल्ले में पक्का कराईं। जब उन्होंने अपनी इच्छा अनिच्छा जतानी चाही, उन्होंने खांसी और दर्द के अमोघ अस्त्रों से उन्हें धाराशायी कर दिया। चिन्मय बाबू के लिए यह कहना मुश्किल था कि उनका जीवन शादी से पहले ज़्यादा विकट था या शादी के बाद। शुरू से अब तक उनका जीवन समस्या प्रधान ही रहा। शायद इसीलिए उन्हें समस्या प्रधान कहानियों से लगाव था, जबकि मालिक घटना प्रधान साहित्य को प्रश्रय देना चाहते थे। अगले ही हफ्ते लेखिका का चित्र तथा जीवन परिचय पहुंच गया। चिन्मय बाबू ने लिफाफा खोला। उसमें एक छोटा सा औपचारिक पत्र था। स्वीकृति के लिए आभारी हूँ। आपके द्वारा मांगी गई सामग्री भेज रही हूँ। प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। चिन्मय बाबू ने चित्र देखा और विवरण पढ़ा। उनका अनुमान ठीक था। लेखिका की उम्र 29 वर्ष थी। वह एक कॉलेज में प्रवक्ता थीं और आज़ाद भारत की क्रुद्ध पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती थीं। चित्र उसके युवा और आक्रोश युक्त होने की पुष्टि करता था। हालांकि सौंदर्य का आश्वासन उसमें नहीं था, फिर भी चिन्मय बाबू चित्र और पत्र पर देर तक चिंतन करते रहे। चिन्मय बाबू सन 1955 के हिंदी से एमए पास थे। उनका विश्वास था कि उस समय का एमए आज के डीलिट से भी ज़्यादा विद्वान होता है। लेकिन इस वक्त उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि सुश्री तेजस्विनी ने प्रतिक्रिया फोटो पर मांगी थी अथवा कहानी पर। उनके जीवन में ऐसे मौके बहुत कम आए थे जब इन चीज़ों पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई हो। फोटो संबंधी प्रतिक्रिया अब तक कुल एक बार मांगी गई थी, शादी के मौके पर, और कहानी पर उनकी प्रतिक्रिया की जगह सिर्फ स्वीकृति अस्वीकृति से ही लेखकों को सरोकार रह गया था। अक्सर जो लेखक उनके कार्यालय में आते वे पारिश्रमिक के चक्कर में आते, बढ़वाने या बदलवाने।
अपनी रचना पर प्रतिक्रिया मांगने जैसा प्रस्ताव कभी किसी ने नहीं किया। चिन्मय बाबू ने चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। कुछ ही क्षणों में उन्हें लगने लगा जैसे वे एक रंग बिरंगी डोंगी में नदी की धारा में नौका विहार कर रहे हैं। डोंगी बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। उनके रोम रोम से कविता फूट रही है। आकाश नीला निरभ्र है और तट नितांत निर्जन। चपरासी के आने से चिन्मय बाबू की तंद्रा टूटी, लेकिन चश्मा लगा लेने पर भी उन्होंने अपने को उत्फुल्ल पाया। मैटर उन्होंने चपरासी को सौंपा और प्रेस के लिए हिदायत दी कि अब से संपादकीय के साथ संपादक का चित्र भी जाया करेगा। वे पत्रिका में थोड़ी नवीनता लाना चाहते हैं। लेआउट संबंधी निर्देश वे शीघ्र देंगे। प्रेस में चिन्मय बाबू की सिर्फ एक फोटो का ब्लॉक पड़ा था। यह फोटो 1965 की थी। तब वे कविताएं लिखते थे और इसी प्रकाशन की एक अन्य सचित्र पत्रिका के लिए यह ब्लॉक बनवाया गया था। जब वह चित्र खींचा गया था, चिन्मय बाबू के सिर पर सघन बाल थे, आंखों पर चश्मा ना था और तब वे इकहरे बदन के थे। जब मैटर का मेकअप चिन्मय बाबू के पास भेजा गया, वे चौंक गए। अपना चित्र देखकर उन्हें लगा वे किसी और का चित्र देख रहे हैं। उन्होंने फोरमैन से कहा, यह तो बहुत पुराना फोटो है, कोई नया लगाइए। फोरमैन ने एक दुनियादार की तरह गर्दन हिलाई। वक्त कहाँ है? अंक लेट हो जाएगा तो बाबूजी चिल्लाएंगे। अंक निकला और वितरित हो गया। इस अंक के दो परिणाम सामने आए। एक, बहुत से पाठकों ने तेजस्विनी की कहानी की सराहना में पत्र प्रतिक्रिया भेजी। दो, जो लोग चिन्मय बाबू को अब तक आदरणीय शब्द से संबोधित करते थे, प्रिय लिखने लगे। चिन्मय बाबू को बुरा नहीं लगा। भला प्रिय शब्द भी किसी को अप्रिय लग सकता है? अगले अंक में उन्होंने तेजस्विनी की कहानी पर आए समस्त पत्र छाप दिए। वर्ष भर में तेजस्विनी ने उन्हें लगभग 10 कहानियां भेजी। चिन्मय बाबू ने सब की सब छापी। इस बीच उन दोनों का पत्र व्यवहार भी होता रहा। तेजस्विनी की सभी कहानियों में गुस्सा और असंतोष था और लगातार पाठकों द्वारा पसंद की जा रही थीं। कई बार तेजस्विनी ने पत्रों में चिन्मय बाबू के प्रति कृतज्ञता जताई कि उन्होंने उसकी प्रतिभा को उचित पहचान दिलाई। चिन्मय बाबू में इधर बहुत तेजी से कुछ परिवर्तन हुए। वे आईने के सामने काफी समय बिताने लगे। उनकी ड्रेसिंग टेबल पर क्रीम पाउडर और यूडिकोलोन की शीशियों की संख्या बढ़ने लगी। वे जी जान से अपने गिने चुने बालों की हिफाजत में जुट गए। उन्होंने पत्नी को हिदायत दी कि उन्हें रोज सुबह 7 बादाम पानी में भीगे हुए मिलने चाहिए। अपनी भोजन संबंधी आदतों पर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। मलाई उन्हें शुरू से प्रिय थी, अब उन्होंने उसकी मात्रा बढ़ा दी। दूध भी वे जरा बड़े गिलास में पीने लगे। शाम को अक्सर वे किसी न किसी सभा उत्सव में निकल जाते। समाज में उनका आदर तो था ही, अब लगाव भी बढ़ा। घर पर भी लोगों के आने जाने का सिलसिला चल पड़ा। इस सारे परिवर्तन से चिन्मय बाबू की पत्नी को बड़ी असुविधा हुई। यथास्थिति में वर्षों से पड़े पड़े वे इसकी अभ्यस्त हो चुकी थीं। उनके दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी पर अलग शहरों में रहते थे। उनके जीवन के अधिकांश काम खत्म हो चले थे और
वे अब चैन से रहना चाहती थीं। ऐसे मुकाम पर पति का इतनी सक्रियता दिखाना उन्हें बड़ा नागवार गुजरा। जैसे रसोई खत्म करने के बाद उनसे चूल्हा जलाने को कहा जा रहा हो। चिन्मय बाबू तरह तरह की फरमाइश करते। दोस्तों के आते ही उन्हें भूख लग जाती। वे ऐसे ऐसे व्यंजनों का नाम लेते जो उनकी पत्नी ने 20 साल पहले कभी पकाए थे, पर अब उनका तरीका बिल्कुल भूल चुकी थी। वे असीमित थकान और खींच के साथ पति की ओर देखती। चिन्मय बाबू पर कोई असर न होता। वे उसी तरह मस्ती में गुनगुनाते हुए घूमने निकल जाते। दफ्तर में भी उनकी चुस्ती से सब चकित थे। आजकल चिन्मय बाबू पत्रिका में बहुत रुचि ले रहे थे। अब तक वे सिर्फ नौकरी करते थे, अब संपादन भी करते थे। इसका असर पत्रिका की बिक्री और वितरण पर भी पड़ा। दफ्तर के काम के सिलसिले में दिल्ली जाने की बात उठी तो चिन्मय बाबू सहर्ष तैयार हो गए। इससे पहले वे बाहर जाने के नाम पर बिदकते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मालिक से कहा, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं ही चला जाता हूँ। ये उपसंपादक ठीक से जनसंपर्क नहीं कर पाते हैं। दिल्ली यात्रा के दौरान रात भर वे अपनी गद्देदार बर्थ पर लेटे सपनों का आनंद लेते रहे। उन्हें लगा गाड़ी धीमे चल रही है। उनका मन गाड़ी से तेज चल रहा था। दिल्ली पहुंचकर दफ्तर के काम वे कल पर टालने वाले थे। सबसे जरूरी काम उनके सामने था, नई रचनाकार तेजस्विनी से मिलना। अपने आने की सूचना वे दे ही चुके थे। इससे पहले कभी किसी रचनाकार को लेकर उनके मन में इतनी प्रफुल्लता नहीं हुई थी, लेकिन तेजस्विनी को लेकर उनके मन में एक कृतिकार का गर्व और हर्ष था। उन्हें विश्वास था कि वह उनके प्रति अतिशय कृतज्ञता से भरी होगी। उन्होंने तय किया कि वे उसके साथ किसी बढ़िया रेस्तरां में जाकर खाना खाएंगे और अपनी पत्रिका की आगामी योजनाओं पर उससे बहस करेंगे। बड़ी शिद्दत से सोचते सोचते यह ख्याल इतना असल बन गया कि उन्हें लगने लगा जैसे एक नहीं अनेक बार वे तेजस्विनी के साथ चाय पर, लंच पर बहस कर चुके हैं। जिस समय गाड़ी दिल्ली स्टेशन पर पहुंची, सुबह के 7 बजे थे। चिन्मय बाबू सुबह 6 बजे से हाथ मुंह धोकर तैयार हो गए थे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, पर स्वागत करने वाला कोई नहीं था। वे अपनी अटैची लेकर उतर गए। थोड़ी देर उन्होंने इधर उधर देखा। अखबार खरीदने के इरादे से वे स्टॉल पर गए। वहां एक परिचित हॉकर ने उन्हें देखकर दूर से ही हाँक लगाई। नमस्कार चिन्मय बाबू, कैसे हैं? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? चिन्मय बाबू ने अखबार खरीदते हुए कहा। स्टॉल पर खड़ी एक प्रौढ़ महिला ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। आप चिन्मय बाबू हैं, कहानी पत्रिका के संपादक? जी, मुझे तेजस्विनी कहते हैं। नमस्कार। महिला ने नमस्कार किया। चिन्मय बाबू ने उसकी तरफ ध्यान दिया। हद से ज्यादा रूखा चेहरा, सूखे सफ़ेद बाल, भूरी साड़ी और बायफोकल चश्मे से झांकती जिज्ञासु दृष्टि। हताशा और थकान से हतबुद्ध थी। चिन्मय बाबू को यकायक लगा जैसे वह किसी गलत स्टेशन पर उतर गए हैं। तेजस्विनी ने चिन्मय बाबू पर एक गहरी पैनी नजर डाली। दोहरा बदन, नाटाकत सांवला रंग, चश्मे में से झांकती तो थकी आंखें, सिर पर थोड़े खुश्क बाल,
समय से 10 साल पहले की पैंट और बुशर्ट। कुल मिलाकर यह एक गैर कलाकार व्यक्तित्व दिखाई दे रहा था। उसे लगा वह किसी गलत मेहमान का स्वागत करने आ गई है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद तेजस्विनी ने अपनी भारी आवाज में कहा, आइए स्टॉल पर चाय पीते हैं। दोनों प्रौढ़ थे और परिपक्व। चाय पीते पीते वे न केवल संभल चुके थे वरन एक दूसरे को माफ भी कर चुके थे। आखिर दोनों का भ्रमजाल टूटा था। दोनों ने एक ही अनुपात में झूठ बोला था। अब दोनों पक्ष झूठे निकले तो सफाई देने का काम अपने आप आसान हो जाता है। कुछ ही देर में वे दोनों सहज बातचीत में लग गए। पत्रिका के लिए अपनी बहस का विषय भी उन्होंने चुन लिया। विषय था, क्या झूठ बोलना रचनात्मक आदमी की मजबूरी होता है? अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की कहानी झूठ। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपनी पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे मंच के द्वारा सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।